अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूँ समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं कि जो PMLN के लीडर हैं वो बार बार साबिक़ वज़ीर आज़म मियां नवाज़ शरीफ की वापसी की बात कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि वो इलेक्शन से पहले वापस ज़रूर आ जाएंगे और ना सिर्फ ये कि वो वापस आ जाएंगे बल्कि वो अवाम के दरमियान मौजूद होंगे, इंतखाबी मुहिम को भी चलाएंगे, क़यादत लीड करेंगे और इसके साथ साथ उनको वज़ीर आज़म भी बनाया जाएगा, कुछ तो ये भी कहते हैं। क्या वाकई मियां साहब वापस आ जाएंगे और उनकी जो नाअहली वाला मामला है वो भी ख़त्म हो जाएगा? इसके लिए क्या कोशिश की जा सकती है और क्या प्लानिंग हो सकती है, इस पर भी बात करेंगे। और फिर ये भी कि क्या मियां साहब वापस आकर इमरान खान साहब की मकबूलियत का तोड़ कर सकेंगे? क्या ये वो चाल है कि जिसके लिए अब अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि अगर सब मिलकर नहीं भी कर पा रहे तो शायद वो काम मियां साहब कर ले? इस पर भी बात होगी। और इसके साथ साथ ये भी बात करेंगे कि अब PTI भी काफ़ी ज़्यादा मज़ाहमत और रद्द-ए-अमल के मूड में नज़र आ रही है कि जहां उसको FIA की जानिब से, इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिस का सामना है, मुख्तलिफ मुकदमात में वो पेशियाँ भुगत रहे हैं, तो वहीं अब उन्होंने भी टिट फॉर टैट वाला मामला अपनाने का फैसला कर लिया है। और उनका ये ख्याल है कि 25 मई के वाक़यात के हवाले से और सानिया मॉडल टाउन के हवाले से लीगी क़यादत को भी अब अदालतों में बुलाया जाए, JITO में उनकी पेशियाँ हों और उनको भी जैसे को तैसा वाले मामला जो है उनके साथ किया जाए। क्या ये सारी रिएक्शनरी सियासत जो है मुल्क में इस्तेहकाम का बायस बनेगी? मामलात आखिर जाएंगे किस तरफ? और उसके साथ साथ दीगर कुछ अहम मामलात पर आज गुफ्तगू करेंगे। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। इमरान साहब से आगाज़ करते हुए, इमरान साहब, मियाँ साहब कब वापस आ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीना, इस सवाल का जवाब मैं आपको कई दफ़ा दे चुका हूँ, लेकिन आज फिर आज फिर एक दफ़ा देता हूँ। बात यह है कि मियाँ साहब की अपनी भी ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान वापस आएँ और उनकी पार्टी की भी यही ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान में वापस आएँ। किसकी ख्वाहिश नहीं है? मैं बताता हूँ आपको। बल्कि इस वक्त पार्टी की ख्वाहिश से ज़्यादा पार्टी की ज़रूरत भी है कि वो वापस आएँ, क्योंकि अब हालात जिस कदर हैं सियासी गर्मा गर्मी और जिस तरह से ज़िमनी पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन के बाद ये नून लीग का वोटर और सपोर्टर थोड़ा सा डिमोटिवेट हुआ है, उसके बाद उसको दोबारा उसको चार्ज करने के लिए उसमें दोबारा आप कहें कि जोर शोर पैदा भरने के लिए वज़ीर आज़म साबिक़ जो हैं मियां नवाज शरीफ, उनका वापस आना ज़रूरी है। लेकिन मामला क्या है? मामला ये है कि उनकी वापसी में बुनियादी तौर पे दो चीज़ें हैं। एक तो है सबसे बड़ा मसला उनकी वापसी में उनकी नाअहली, और दूसरा मसला है उनकी जो उनको एक केस में सज़ा हो चुकी है, जेल जाना। हाँ जी। अब मामला ये है कि अगर तो जेल जाने की बात है तो सज़ा के वाले से वो कोई एप्लीकेशन दें, अदालत से रजू करें, क्या हो उस पर, किस तरह से हो, उसमें एक लंबा प्रोसेस है। क्या अदालत उन्हें रिलीफ देती है, नहीं देती? और फिर दूसरी बात नाअहली वाली, तो उस पर जैसे खबरें आई थी कि कानून साजी की भी कोशिश की जा रही है, रास्ते भी होंगे, चीज़ें भी होंगी, और जो बैकडोर राब्तों की बात होती है उसमें कुछ दो पे कुछ हो सकता है। लेकिन मेरी अपनी ज़ाती राय इन तमाम बातों के बावजूद ये है कि नवाज शरीफ उसी वक्त आएंगे जब इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे। नवाज शरीफ पहले आके जेल नहीं जाएंगे। मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन अनाउंस होंगे तो फिर वो आएंगे, चाहे उन्हें फिर जेल भी जाना पड़े, क्योंकि उस वक्त जेल में भी जाना सियासी तौर पे उन्हें फायदा ही देगा। ठीक हो गया। हिलाली साहब, आप समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब वापस अगर आ जाएं तो वाकई ही वो इमरान खान साहब की जो इस वक्त मकबूलियत है उसका तोड़ साबित हो सकते हैं? उनको काउंटर करने के लिए उनका यहाँ पर होना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है हुकूमत के लिए? बिल्कुल नहीं। मेरे ख्याल में देखिए, पहली बात तो यह है, उसको रोक कौन रहा है वापस आने से? उसने तो वादा करके गया है कि मैं वापस आऊँगा। उसके भाई ने एक एफिडेविट दिया है कि हाँ ये पक्का वापस आएगा। उसको तो एक नया पासपोर्ट भी मिल गया है और टिकट के पैसे तो उसके पास बहुत हैं, और उसका भाई बैठा हुआ है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो वो आ क्यों नहीं रहा है? मैं आपको बताता हूँ वो क्यों नहीं आ रहा है। वो इसलिए नहीं आ रहा है कि उसको पता है कि उसकी चोरी पकड़ी गई है, और वो अब कह रहा है कि मेरा जो जुर्म है उसको अंडू करो। जो जुर्म के लिए मैं पकड़ा गया, अब पार्लियामेंट से, ये पार्लियामेंट जिसमें कोई ऑपोजिशन है ही नहीं, ये एक जोक पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट जो है उनसे कहो कि ये जो मेरा जुर्म था अब जुर्म नहीं है।
आप समझ सकती हैं ऐसी बात कि एक जुर्म को अंडू करो? एक दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, मैंने एक डीजी नैब, आप भी जानते हैं उसको, मैं भी जानता हूं, बड़ा अच्छा आदमी है, बड़ा ईमानदार आदमी है, अ गुड ऑफिसर। मैंने उसे कहा, मैंने कहा भाई ये तो पार्लियामेंट में वो कह रहे हैं कि इसके जुर्म को खत्म करो, इसका क्राइम नहीं रहे। तो वो कहता है मैं आपको बताता हूं, और लिख के दिया है मुझे एक ट्वीट में, कहता है अगर ये होगा और अगर इस जुर्म को ये पार्लियामेंट ना जुर्म कह दें तो मैं आपको बताता हूं क्या होगा। पहले तो आप जितने वॉल्ट्स और बैंक्स हैं उनको आप खोलें कि लोग जाके बगैर खौफ चोरी कर सके उनसे। दूसरी बात, गेट खोलें जेलों की कि रूल ऑफ लॉ पे इट शुड बी द सेम फॉर बोथ, अमीर या गरीब, खोलें। और तीसरी बात वो कहता है कि सील्ड जो रिकॉर्ड रूम्स हैं जिधर ये करप्ट लोग अपने पेपर्स जो जलाते हैं उसको भी खोलो कि सब लोग जाके उधर देख सकें और सब लोग अपने पेपर्स को जलाएं। देखिए व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, ये क्या चाह रहा है आने के, इसका कंडीशन है वापस आने के लिए कि मुझे छोड़ दो, फ्री मी, मेरा जुर्म खत्म करो, रेज जुडिकाटा, प्रिंसिपल क्या कहते हैं, जुडिशल एक ऑनर कोड, रेज जुडिकाटा, यू कैन नॉट चेंज इट। ठीक है, मगर ये तो कहता है वो भी करो और शायद कर भी ले। ये है मजाक इस मुल्क। ठीक है, क्या वाकई ऐसा हो सकता है? मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा अवैस लगारी साहब ने इस वक्त हमें ज्वाइन किया, उनसे राय लेते हैं। वैसा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। लगारी साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइए कि मियां साहब वापस आ क्यों नहीं रहे? अब क्या रुकावट है? बज़ाहिर तो उनकी सेहत का भी कोई अब मामला इस तरह का नहीं नज़र आ रहा और हुकूमत भी बन चुकी है, तो उसके बाद भी वो क्यों नहीं आ रहे? मेरे ख्याल में उनका जी वापस पाकिस्तान आना एक जी पॉलिटिकल डिसीजन है और वो उसी वक्त करेंगे जब पार्टी और वो डिसाइड करेंगे कि उसका जो उनके आने का कितना असर और क्या चीज किस वक्त क्या इम्पैक्ट होता है। जिस तरह हर सियासी जमात और हर सियासी वो लीडर अपना वक्त चूज करके अपने डिसीजंस करता है उसके पॉलिटिकल इम्पैक्ट को देखते हुए। उनकी सेहत का जहाँ तक मामला है, मैं उससे बिल्कुल वो वाकिफ नहीं हूँ। वो एक सेहत का भी इशू था शुरू से लेके अभी तक कि वो भी इस चीज के ऊपर भी उनकी वापसी भी डिपेंड कर रही थी कि वो किस स्टेज के ऊपर अपनी हेल्थ वाइज अफोर्ड कर सकते हैं वापस आना कि नहीं। तो वो उनकी एक जी पर्सनल डिसीजन है जो आई एम श्योर वो अपनी सेहत के मुताबिक लेंगे। लेकिन जहाँ तक अगर ये डिसीजन सियासी बुनियाद के ऊपर हुई तो जो भी उस वक्त पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल हालात होंगे, जो बेस्ट हमें सूट करेगा वक्त, उसी के मुताबिक उनको। लेकिन वैसे लगारी साहब, अदालत से वो ये कमिटमेंट करके तो नहीं गए थे कि जब सियासी हालात ठीक होंगे तो मैं आ जाऊंगा? वो तो ये कमिटमेंट करके गए थे कि सेहत ठीक होगी तो आ जाएंगे। इसीलिए मैंने आपको हेल्थ की बात की ना। अगर हेल्थ उनकी ठीक हो गई है और वो वापस अफोर्ड कर सकते हैं आना हेल्थ वाइज, तो वो उनको डिसीजन उस वक्त जी लेना चाहिए जब जी पॉलिटिकली उनके आने का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होगा। ये हमारी एक सियासी जरूरत होगी अगर उनकी सेहत ठीक हो गई है तो। सरदार अगर साहब, उनकी सेहत ठीक नहीं है तो फिर तो मेरे ख्याल में जो नेक्स्ट ऑप्शन है कि वो पॉलिटिकल एडवांटेज कितना हम उससे एक्सट्रैक्ट कर सकेंगे, वो तो फिर अंडर कंसिडरेशन ही नहीं हो सकता। सरदार साहब, ये फरमाइएगा कि दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि आप जैसे खुद कह रहे हैं कि पॉलिटिकली एडवांटेज होगा आपको, तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि जिस वक्त इलेक्शन अनाउंस हो जाए, चाहे अब हों या साल के बाद हों, उस वक्त मियां साहब आ जाएं, चाहे भले उन्हें जेल ही जाना पड़े, ताकि पार्टी को उससे सियासी फायदा हो? मेरे अंदाजे के मुताबिक इमरान भाई इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल सेंस ऑफ डायरेक्शन का इस वक्त इंट्रोड्यूस होना, जिस किस्म की सियासत इस वक्त एक ही तरफ से होती जा रही है। एक तरफ तो खैर पाकिस्तान की इकोनॉमी और स्टेट को बचाने के इश्यूज हम लोग फेस कर रहे हैं, दूसरी तरफ से हर रिलीजियस इवेंट को इस्तेमाल करना, कभी वो अमेरिका की लाहौर की बड़ी एक इमेच्योर किस्म की एक एडवांटेज उठा के गुलामी की बातें कर रहा होता है, कभी 30 की बसों के ऊपर गुलाम KPK को फिर बना रहा होता है,
ये तमाम जो चीजें जिस किस्म की इस वक्त अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर एक रिस्पांस मिल रहा है इस किस्म की इमेच्योर जी पॉलिटिकल एक रेटरिक को, उसको जी काउंटर करने के लिए मेरे ख्याल में मियां नवाज शरीफ के कद के जो पॉलिटिकल वो लीडर्स हैं और जो वोट बैंक को कंट्रोल करते हैं उनकी इंट्रोडक्शन। तो लगाई साहब, इसका मतलब है पार्टी के अंदर भी जो पार्टी के अंदर भी फिर आवाज है और जो आप लोग और दीगर जो सेकंड टियर लीडर है वो बुलाना चाह रहे हैं। माफ करें, पार्टी के अंदर माफ करें, किसी भी स्टेज के ऊपर ये आवाज कभी खत्म नहीं हुई थी कि मियां नवाज शरीफ ही पार्टी का मेजर एक पॉलिटिकल एसेट हैं और हर पार्टी अपने पॉलिटिकल एसेट्स और पॉपुलैरिटी को के लिए उन एसेट्स को आम आवाम के अंदर जिनका रिस्पांस हो उनको कभी भी एक साइड पे दी करके रखती। ये तो इमरान खान जी न्याजी की हुकूमत के अंदर उन्होंने इस एसेट को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर भी आना बंद करवा दिया था ताकि उनको एक फ्री राइड मिले। आप इस वक्त जी सोचे ना, अब तो वैसे आपकी हुकूमत है, अब भी वो नजर नहीं आते इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे। आप जलसे में कोई खिताब विताब करवाए ना। नहीं, मैं आपको बताता हूँ ना, आप हमें ये अप्रिशिएट करें ना कि इस हुकूमत ने पेमरा के साथ मिलके और रेगुलेटरी बॉडी को इस्तेमाल करके इमरान न्याजी और उसके जो लोगों का एक रेटरिक आजकल एंटी स्टेट और एंटी इंस्टीट्यूशंस है उसको इस्तेमाल करके अपने सियासी फायदे के लिए नहीं उसको बंद किया ना अभी तक, जिस तरह इमरान न्याजी ने किया था। वरना वो तो पॉलिटिकली स्टेबल अपने आप को जमाने में कर ही नहीं सकता था, तो उसने तो बिल्कुल ऑपोजिशन को टू अ साइड या जी जेलों में नहीं। वैसे मेरा सवाल तो इमरान खान से मुतालिक नहीं था, मैं तो ये पूछ रही थी कि आप लोग क्यों नहीं नवाज शरीफ साहब को दिखा रहे टीवी पे? अब तो आपकी हुकूमत है ना। हम लोग नहीं दिखा रहे, हम लोग माशाल्लाह सोशल मीडिया और उन चीजों पे दिखा रहे हैं, इंशाल्लाह दिखाएंगे, बहुत जल्दी दिखाएंगे। अच्छा लेगारी साहब में कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर उनकी जो न्यूज के जो उनकी स्टेटमेंट्स थी उसके बाकायदा जी टिकर चले हैं, जो बहुत एक खुशाइंद बात थी। अच्छा लेगारी साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो खबरें हैं कि ताहयात नाअहली के हवाले से कोई कानून साजी पार्लियामेंट में की जाने की जो है बाज़गश्त, इसके हवाले से क्या कहेंगे? क्या वाकई इस पे कुछ काम हो रहा है? सर देखें, पार्लियामान को चाहे कोई जितना भी ऊपर हो नीचे हो उल्टा हो पुल्टा हो, पार्लियामान को कानून साजी करने का हक इस आईन ने दिया है जी, नंबर 1। तो वो कि जिस किस्म की भी कानून साजी करेगी पार्लियामान, उसका जवाब वो अवाम में अगले इलेक्शन में वो उसको अपने आप को सस्टेन करना पड़ेगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, जो कानून है वो हम इस वक्त तो सबसे ज्यादा हमारी एपेटाइट इस बात की है क्योंकि उससे हमें पॉलिटिकल फायदा भी है और इंसाफ भी दिखाई देगा कि जिस पैमाने से नवाज शरीफ को असेस किया गया था और उसको डिस्क्वालीफाई किया गया था, वही पैमाना इस वक्त कानून का इस्तेमाल किया जाए हर सियासतदान के लिए बशमूल इमरान खान जी न्याजी, चाहे वो पॉपुलर है चाहे वो पॉपुलर नहीं है, उसकी पॉपुलैरिटी कानून के सामने बिल्कुल कभी भी ऑब्स्टिकल नहीं बनी उन वेस्टर्न डेमोक्रेसीज के अंदर, जिसकी एग्जांपल्स हमें इमरान खान साहब और पढ़े लिखे लोग दिया करते रह गए हैं। लेकिन लगारी साहब, ये 62-63 को चेंज करने के लिए तो 2/3 मेजोरिटी चाहिए ना, वो तो आपके पास नहीं है इस वक्त। इस चीज को चेंज करने के लिए जी, ये जो 62-63 की आईनी तरमीम है ना बेसिकली, वो तो उसके लिए तो फिर आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए होगी। 62-63 तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है जी। तो अगर वो वही बात कर रही है ना सादिक और अमीन वाले मामले की, तो उसी के तहत नाअहली हुई है। आप कौन सी फिर कानून साजी करना चाह रहे हैं? इसी सादिक और अमीन के अंदर तो हम चाहते हैं कि इमरान खान भी उसे पैमाने में से गुजरे ना जी, जो वो खुद दुआ। यानी आप ये नहीं चाहते कि नवाज शरीफ साहब अहल हो, बल्कि आप ये चाह रहे हैं कि इमरान खान भी ना अहल हो जाए, ये बात है? नहीं, इस वक्त तो मैं वही चाह रहा हूँ जो इस वक्त का कानून इजाजत जी देता है ना। ठीक है जी। लाली साहब भी शायद कुछ पूछना चाह रहे हैं या बात करना चाह रहे हैं। गुजरे ना ये लोग जी। लाली साहब, मैं इनसे कुछ नहीं पूछना चाहता हूं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि इस नवाज शरीफ का मुबारक चेहरा रोज दिखाएं आप टेलीविजन पे, इसलिए कि पूरी अवाम देखना चाहती है कि एक चोर झूठ बोल के फ्रॉड से निकला कैसे है और उधर
झूठ बोल के उधर ठहर रहा है, हालांकि उसकी सेहत बिल्कुल सही है। बताएं इसको रोज कि लोगों को ख्याल हो कि हमारे साथ इस मुल्क में किस किस्म का इंसाफ मिल रहा है। माय गॉड, ये समझते हैं कि उसका चेहरा अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आए उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। मैं तो कहता हूं उसकी अनपॉपुलैरिटी बढ़ेगी और हम लोगों को शर्म आएगा कि यार ये क्या चक्कर है, रोज हम इसको देख रहे हैं हाइड पार्क में। चलिए लाली साहब, ये तो अब आपकी राय है, उनके तो लीडर है, वो तो इससे इत्तेफाक यकीनन नहीं करेंगे। चलिए वैस लगारी साहब, एक अच्छा आप कुछ कहना चाहें? जी लगारी साहब। नहीं, ये मैं पूछ रहा था, हलाली साहब कमेंट कर रहे थे या मुझसे जी सवाल पूछ रहे थे? नहीं, वो कमेंट कर रहे थे, वो कमेंट कर रहे थे आपकी बात के ऊपर जो टीवी पे। अल्लाह उनके जी कमेंट उनको मुबारक करे, हर एक का राइट है कमेंट करना। ठीक है लगारी साहब, लास्टली बस ये बता दीजिए, अब FIA के नोटिसेस उधर जा रहे हैं PTI को, उधर से अब वो भी तैयारी कर रहे हैं कि फिर 25 मई पे और जो सानिया मॉडल टाउन है उसके ऊपर आप लोगों को भी बुलाया जाएगा। तो फिर ये तो हमें ऐसा नजर आ रहा है कि अब मामला बहुत ज्यादा कशीदा ही उसमें हो रहा है, तो आप लोग जाएंगे फिर ये अदालतों में, पेशियों पे? जैसे जी बदकिस्मती से ये जो कन्फ्रंटेशन का एटमॉस्फेयर है और जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट इस मुल्क के अंदर हुई है, ये आज से नहीं है या जब से इमरान की हुकूमत खत्म हुई है उस वक्त से नहीं है, उससे तकरीबन कोई 1.5-2 साल पहले से है। और तमाम जितने भी जी सेंसिबल लोग हैं जो बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं हैं और पाकिस्तान को बेहतर रास्ते के अंदर के ऊपर चढ़ते हुए देखना चाह रहे हैं, वो तमाम इस बात से अग्री कर रहे हैं कि आप बराए मेहरबानी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और लैक ऑफ कन्फ्रंटेशन वाले जो एटमॉस्फेयर है उसकी तरफ जाएं और आप इस किस्म की कम से कम 5-8 चीजों के ऊपर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेके आने के लिए अग्री अपॉन करें। मैं आपको एक जी मिसाल दूं कि 1970s में, लेट 70s में या मिड 70s में पाकिस्तान की अक्रॉस द पॉलिटिकल डिवाइड एंड एस्टेब्लिशमेंट एंड द जुडिशरी एक फैसला हुआ था कि पूरा पाकिस्तान एटॉमिक प्रोग्राम के ऊपर यकमुश्त होके चलेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ कौन हुकूमत में होता है कौन नहीं होता, जमहूरियत होती है या नहीं होती। आज हमें मेरे ख्याल में पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर 5 ऐसी चीजें हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल है, टैक्स रिफॉर्म्स हैं, एग्रीकल्चर है, पानी है और पाकिस्तान के अंदर जो बुनियादी मसाइल हैं उनके ऊपर एक कंसेंसस होना चाहिए और उस पर फिर सियासत भी नहीं होनी चाहिए। वैसे गई साहब बिल्कुल ठीक, उसके लिए हमें अपने जो जी जज्बात हैं उनको एक तरफ रखना पड़ेगा। इमरान नियाजी जैसा जहर से भरा हुआ जो एक जहन है जो किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं होता, या बहुत इमोशनल लोग जो हर एक दूसरे को चोर चोर कह के थक नहीं जाते। अब ये तो दोनों तरफ सही है ना लगारी साहब, अब इस पे तो बहस शुरू हो गई तो फिर सारा प्रोग्राम इसी में चला जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वैसे लगारी साहब मौजूद और उनका पॉइंट ऑफ व्यू आना, वो यही बात है अगैन कि जनाब पॉलिटिकली जब हालात साजगार होंगे तभी मियाँ साहब आएंगे। अदालत को क्या कमिटमेंट दिया है नहीं वो एक अलग चीज़ है। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते ब्रेक के बाद कुछ बात करेंगे इस हवाले से कि जो नई पेशियां भुगतने की तैयारी हो रही है एक दूसरे की, ये मामला कहाँ तक जाएगा। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन। और बात हो रही है पॉलिटिकल कियोस्क की जो इस वक्त भी चल रहा है, और अब ये भी बात हो रही है कि जनाब मुकदमे और ये वो सब चीज़ें चली जाएंगी। लाली साहब क्या आपको लग रहा है, इधर से ये भी अब केसेस वगैरह शुरू कर रहे हैं PMLN के अगेंस्ट, और इधर से इन्होंने भी पूरी कोशिश कर ली है कि इमरान खान साहब को नाअहल भी करवाया जाए और मुख्तलिफ जो दीगर रहनुमा हैं उनके ऊपर मुकदमात में उन्हें भी बुलवाया जाए, नोटिस जा रहे हैं डिफरेंट लीडर्स को। तो ये सारा मामला, इस स्ट्रैटेजी को कैसे देखते हैं आप? देखिए समीना, बात सीधी सादी है। पहली बात तो ये है कि FIA जो कर रहा है उसका काम मेरे तो ख्याल में ये इल्लीगल है और गलत है, बल्कि गलत से ज़्यादा ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। FIA को पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट ऑफ 2002 उनके शेड्यूल ऑफ ऑफेंसेस में नहीं आता, वो इन्वेस्टिगेट ये नहीं कर सकते। अब हमें कहा गया है कि वो करेंगे,
वही जो औरत आपको मैंने कल बताया था कि वो जो झुक झुक के ग्रीट करती थी, वो पुलिस ऑफिशियल, सुना है शी इज इन चार्ज। तो ये मैं कह रहा हूं, ये कैसा हो रहा है, नंबर वन। दूसरी बात ये है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उन्होंने ऑर्डर किया कि जब तुम फॉरेन फंडिंग केसेस जा रहे हो, सब पार्टीज का साथ करो, इन्वेस्टिगेट देम टुगेदर। क्यों? ऑब्वियसली कि कोई पार्शियलिटी नहीं होना चाहिए। मगर ये गवर्नमेंट ने क्या किया है और ये इलेक्शन कमिश्नर ने क्या किया है, उसने डिलिबरेटली सिंगल आउट किया हुआ है इमरान ये पीटीआई को। और देखिए कितने पैसे हैं जो भाई अनअकाउंटेड फॉर हैं पीटीआई के 3 करोड़, उधर कितने पैसे हैं पीपीपी के 16 अरब, इनके कितने पैसे हैं नून के 10 अरब। कोई अकाउंट्स नहीं, कोई आइडिया, एक आदमी का नाम नहीं है कि कौन पैसे दिया और कैसे पैसे खर्च हुए। व्हाट इज दिस? अगर ये ब्लेटेंट डिस्क्रिमिनेशन नहीं है तो मैं नहीं समझता ये फिर क्या है। तीसरी बात, भाई पंजाब गवर्नमेंट क्या इन्वेस्टिगेट कर रही है? पंजाब गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेट ये कर रही है, और जो मेरे ख्याल में होना चाहिए कि ये जो पंजाब पुलिस देयर आर लॉ अनटू देमसेल्व्स, औहदा लेते हैं, टापते हैं दीवारें, गेट टापते हैं, 2 बजे रात जाके औरतों और बच्चों को मारते हैं। वो अल्लामा इकबाल की पोती डॉटर इन लॉ, उसके घर में कूद के रिटायर्ड जज उसको मैन हैंडल किया। एक फॉर्मर गवर्नर पंजाब अजहर, उसको रफ अप किया है। ये कब खत्म होगा पंजाब पुलिस के एक्सेसेस? ये तो बेमिसाल हैं। ये तो दे हैव गॉन इनटू हिस्ट्री एज द वर्स्ट, cruelest and the most illegal police force using all kinds of tactics. ये कोई अच्छी रेप्यूटेशन है? आई एम सॉरी, ये जो हो रहा है इट्स अबाउट टाइम किसी ने कहा इनको पकड़ो। तो इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए आपके ख्याल से। लेकिन इमरान साहब, इस मौके पर 25 मई के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई, क्या ये एक इंतकामी कार्रवाई होगी? मुझे तो खिलाड़ी साहब की बात सुन के ना हंसी आ रही थी। पहले मुझे आप ये बताएं कि 16 अरब रुपए की चोरी तो चोरी है, 10 अरब रुपए की चोरी तो चोरी है, लेकिन 3 करोड़ अगर है ना तो वो कोई चोरी नहीं है, वो उसको माफी मिल जाए। पहले आप 16 करोड़ को पकड़ो, 12 को, भाई चोरी चोरी है, चाहे 1 रुपए की हो। 1 पैसे की चोरी भी उतना ही गुना है जितना 1 अरब का। ये थोड़ा है आपका कि एक बंदा कम छोटा चोर है तो ये चोर नहीं है, एक बड़ा चोर है तो वो चोर है। सबका होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, क्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। लेकिन आप ये देखें कि कभी ये हुआ है कि एक केस जो है 2013 से 2018 का है और पहले से वो हो रहा है, एक केस उसके 4 साल या 5 साल बाद का है। तो ये कैसे मुमकिन है कि जो 4 साल पहले केस चल रहा था वो और बाद वाला इकट्ठा फैसला हो जाए? भाई आपने असल में वो ये बात थी ना कि वो उस पे इंक्वायरी तो वैसे उसी वक्त स्टार्ट हुई थी 2018 में। मेरी गुजारिश जल्दी हुआ मेरी था। गुजारिश सुने। गुजारिश ये है कि एजेंसीज ने, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने, यहाँ आपको नहीं पता कितने कितने साल लगा देते हैं। मैं कहता हूँ उनका भी होना चाहिए, हंगामी बुनियादों पे करें। और इनको ये चाहिए था कि अपनी क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए साथ ही उनका करते, उनका जल्दी करते, या अदालत में ये आके कहते कि जनाब हमने ये, क्योंकि पहले का केस था इस पर इतना काम हो चुका था, ये आ गया तो हम अगर 10 दिन में, 15 दिन में या 2 दिन में ये उनके भी ये पेश कर रहे हैं। बिल्कुल उनका भी होना चाहिए। और लेकिन ये बात गलत है कि जी उनका नहीं हुआ तो इसका क्यों? ज्यादातर इस पे तनकीद यही हो रही है, डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल ऐसी है। दूसरी बात ये जो 25 मई वाला जो मेरा सवाल था, ये क्या कोई इंतकामी कार्रवाई है? देखें 25 मई वाला जो है बिल्कुल 100% इंतकामी कार्रवाई। अच्छा, अब होगा क्या? आप वापस आ गए 90 की दहाई में, जो मियाँ नवाज शरीफ और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद जब आपस में पिंग पोंग खेलते थे ना, जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून करने जा रही थी, आप आज इतने साल के बाद दोबारा कौम को वहीं ले आए। वफाक जो है वो FIA के जरिए से करेगा और पंजाब हुकूमत पंजाब पुलिस के हवाले से करेगी। अब मामला क्या है आपको पता है कि जो अभी तक चंद दिनों में नई हुकूमत बनने के बाद पंजाब में कितनी पोस्टिंग ट्रांसफर्स हो चुकी हैं, पुलिस वालों की, दूसरों की, तीसरों की, सेक्रेटरीज की,
चीफ सेक्रेटरी ने काम करने से इनकार कर दिया, ये सारे मामले। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एक दिन आप लगाते हैं, अगले दिन आप उसको, इन 3 महीनों में हुकूमतें में कितनी बदली गई ना, कभी हमजा शहबाज आ रहे, कभी। अब मामला ये है कि देखें, इससे कई गुना बड़ा केस था 25 मई से सानेहा मॉडल टाउन, जी उसमें तो जेटीआई बन भी गई थी, उसकी रिपोर्ट भी आ गई थी, तो क्या हुआ, किसी को सजा हुई? आप उसके ऊपर फिर आगे केस चला ही नहीं ना, जेआईटी की रिपोर्ट आने के बाद उस पर फर्दर कोई कार्रवाई हुई नहीं। क्यों नहीं हुई? ये डिले आपको हो किसने गया ना? कहा? आपको किसने मेरी कहा? तो आखिरी इत्तलात के मुताबिक यही हुआ है। क्या देखिए, हुआ उसमें? उसमें केस सबको क्लियर मिल गया, नहीं, क्लीन चिट किसी मिल को गया। कुछ नहीं मिला, तो वो इसका सब मतलब रुक दब गया ना? गया, दब गया, तो मैं खत्म हो गया। मैंने क्या कहा? हाँ। मैंने भी तो यही कहा कि दब गया, रुक गया, उस पे कोई फैसला तो नहीं आया, मैं क्लीन आपसे चिट नहीं ये मिली। कह रहा हूँ कि असल चीज़ ये है कि ये हमें टिट फॉर टैट वाली पॉलिसी छोड़ना होगी। ये है कि जी हुकूमत वफाकी ये कर रही है तो पंजाब ये कर रही है, वो आप एक मुल्क हैं, खुदा का वास्ता आप कुछ सीख जाए। 75 साल हो जो गए। पुलिस की एक हमेशा से हम कहते हैं जी पंजाब पुलिस में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, और 25 मई पे बहुत सारे जो आम लोग हैं उसमें कोई टिट फॉर टैट वाली ये बात नहीं कि कोई जो पीटीआई के जो लोगों को मारा पीटा हो तो चलो अलग, एक मतलब बहुत सारे आम शहरी, जिस तरह के कुछ एग्जांपल्स जिलाल साहब ने भी दी, तो उस चीज़ को भी तो इंक्वायर करना जरूरी है कि इस मुल्क में आम शहरी की कोई हैसियत नहीं है, उसको जो मर्जी पुलिस वाला आके आम शहरी की तो अहमियत है, लेकिन हिलाली साहब ने किस आम शहरी की बात की? अब ये जो मियां सर आम शहरी नासरा जावेद साहिबा की बात हो रही है, आम शहरी हैं, नासरा जावेद इकबाल साहब आम शहरी हैं, उनको छोड़ दो, उन्होंने कैसे बात की? मैं तो बात कर रही हूँ ना कि आम शहरी वो बस जिसमें लोग सारे बहुत सारे मौजूद आपने थे। ये बात की कि लाली साहब ने आम शहरियों की बात की, मैं ये कहता हूँ अलमिया ये है इस मुल्क का, अलमिया ये है कि ये सियासतदान अपने फायदे, अब भी ये आप ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के कहें कि अगर पंजाब हुकूमत ये 25 मई पे करना चाहते तो आम शहरियों के लिए करना चाहती है। ये वही है जो इमरान खान साहब खड़े होके कहते थे कि मुझे याद है इन अफसरों के नाम, मैं छोड़ूंगा नहीं। शहबाज गिल साहब कहते थे हमने ये लिस्ट बना ली है, हम आगे छोड़ेंगे नहीं। मामला ये है, ये सियासी है। मैं कहता हूं लेकिन वो तो ये कहते हैं ना कि जिन्होंने आम लोगों पे तशद्दुद किया है, जो उसमें मार्च में लोग निकल रहे थे। अल्लाह करे कि ये कोई भी हुकूमत हमारी, वो मुस्लिम लीग नून की हो या पीटीआई की, वो आम शहरियों के लिए कुछ करे। ये नहीं करते आम शहरियों के लिए, ये अपने सियासी फायदे के लिए करते हैं। ये अब भी उन्होंने क्या, फवाद चौधरी साहब का देखे शॉर्ट आपने सुना नहीं, वो क्या फरमा रहे थे कि राना सनाउल्लाह, अता तारर, मलक अहमद, यानी इन्होंने पहले टारगेट किया हुआ है कि किन लोगों को हमने टिकट ऐड करनी है पोस्टों पे, तो जाहिर है वही अकाउंटेबल होंगे। मैं आपको यही बात कह रहा हूँ ना, ये वही है, उधर से भी यही है, इधर से भी ये है। ये मामला दोनों यानी कि फिर किसी को ना पकड़ा जाएगी, क्या इस तरह से हम समझें? नहीं पकड़ा जाए, जुम्मेदारों को सजा भी दी जाए, लेकिन मेरिट पे दी जाए, सिर्फ अपना तोना फिर लाना। अगेन वही सवाल आ जाएगा ना इमरान साहब के, मेरिट भी फिर सब अपना अपना कहेंगे, वो कहेंगे उनको जो सजा हुई है वो ठीक है, जो हमारों को सजा हुई है वो गलत है। दोनों तरफ से यही होगा। उनका तो ये मौकफ होगा ना कि जनाब हमें उस वक्त हुकूमत ने कहा, और हुकूमत ने कहा ये वफाक पे चढ़ाई करना चाहते थे, इसलिए हमने उनको रोक दिया, हमने उन्हें जाने ही नहीं दिया। कंटेनर्स की बात जो है, ये पहली दफा कंटेनर लगे, कंटेनर लगने पे तो कोई कार्रवाई भी नहीं करने दे रहा। बात तो ये है कि जो लोगों को मारा पीटा गया, गाड़ियों के शीशे तोड़े गए, या कोई जख्मी हुए, या आंसू गैस की जो शेलिंग हुई, पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा हुआ। ये पहली दफा हो या आखिरी दफा हो, जो गलत है वो गलत है, कभी भी नहीं होना चाहिए, कभी नहीं। मियां महमूद रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, और अभी इनको वजारतें वगैरह भी मिली हैं, बल्दियात की वजारत मिली है जी महमूद रशीद साहब को, और एफआईए का कॉल अप नोटिस भी इन्हें मिल चुका है। तो इनसे बात करते हैं जी। महमूद रशीद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला। हमारी काफ़ी गर्मा गर्म बहस हो रही थी, हम बात ये कर रहे हैं कि आप लोग इंतकामी कार्रवाई की तरफ जा रहे हैं क्या, कि चूँकि जी उन्होंने हमें नोटिस भेज दिए, हमारे खिलाफ कार्रवाइयाँ की हैं, तो आप लोगों को पंजाब में अब मौका मिल गया है कि आप PMLN के लीडर्स को तंग कर सकें, उन्हें नोटिस भेजें और कार्रवाई करें। सर, मेरा नहीं ख्याल जिस तरह का कोई प्रोग्राम है हमारी हुकूमत का, ये नोटिस जो भी मिले हैं इनको तो हम कानूनी तरीके से इसका दिफा कर रहे हैं, और इसमें अल्टीमेटली जो है वो कोर्ट्स के अंदर हमें बड़ा इस बात का कभी इम्कान है कि ये, एक तो अभी जो इन्होंने किया है ये FIA की जुरिस्डिक्शन नहीं बनती, कोई क्राइम कमिट नहीं हुआ, कोई जुर्म किसी से नहीं हुआ, और ये इन्वेस्टिगेशन इन्होंने शुरू कर दी है। ये हमारे वकला इस पे हाई कोर्ट में भी गए हुए हैं, और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। आपको किस केस में नोटिस आया वैसे मियां साहब? हमें जी यहाँ लाहौर में हमारा एक अकाउंट था, 2010 में हमने सस्ता तंदूर प्रोग्राम एक शुरू किया था,
और उसमें एक ज़माने में ये सस्ती रोटी शहबाज शरीफ ने बाद में हमारे इस प्रोग्राम को देख के शुरू कर दी थी, तो वो यहाँ पे एकदम से ये रोटी की कीमत बढ़ गई थी। तो पीटीआई का जो विंग था वेलफेयर का लाहौर का, हमने ये प्रोग्राम बनाया था सस्ता तंदूर प्रोग्राम। तो हमने ये जो गरीब इलाके हैं यहाँ तंदूर शुरू किए थे 4-5, तो लोगों ने कहा जी कि हम भी इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। इस पे फिर हमने एक अकाउंट खोला और वहाँ पे लोगों ने अपनी डोनेशंस दी और वो हम चैरिटी का और ये तंदूर का प्रोग्राम सस्ता तंदूर ये 6 माह तक चलाया। फिर ये हुकूमत इसमें कूद पड़ी, सूबाई हुकूमत। तो ये वो अकाउंट है जो सिर्फ इस एक खास पर्पज के लिए हमने खोला था। तो इसको फॉरेन फंडिंग के अंदर ला के उन्होंने हमें नोटिस दिए हैं, तो उसका इंशाल्लाह हम उसे डिफेंड करेंगे कोर्ट के अंदर। और जो ये 25 मई वाला मामला जिसको आप लोग प्रोसीड करने जा रहे हैं, उसमें आप लोग जो पुलिस अफसर हैं, ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व थी, उसको कानून इंक्वायर करेंगे या फिर आप इन लोगों को जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी उस वक्त की उसके अगेंस्ट मुकदमे बना रहे हैं? देखें, हम बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे। ये जो कुछ हमारे साथ हुआ वो तसव्वुर नहीं किया जा सकता। पॉलिटिकल लोगों को, हम लोग जो पार्लियामेंटेरियन है, हमारे ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे डॉक्टर यास्मीन राशिद पे, अंदलीब अब्बास पे, खवातीन पे, हम 70-70 साल हमारी उम्रें हो गई हैं और दहशतगर्दी के पर्चों के अंदर पिछले 3 महीने से जो अजाब हम झेल रहे हैं, ये कभी किसी जगह हमने तारीख में ये ऐसा सोचा था? भैंस चोरी का मुकदमा तो हो जाता था वो चौधरी ज़हूरुल्लाह के खिलाफ, लेकिन ये कि नॉन पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर आप दहशतगर्दी के पर्चे दर्ज उन्हें जलील करें, आप रोजाना अदालतों के अंदर घसीटें, ये नाकाबिले मुआफी है। जिन जिन अफसरान ने भी ये किया है, बिल्कुल उन पर इस्तगासे भी होंगे और उनके जो है एफआईआरों के अंदर नाम भी जाएंगे और वो जस्टिफाई करें कि क्यों उन्होंने ये किया, जिसकी कोई बुनियाद नहीं थी। जो हमारे घरों में दाखिल हुए हैं, हमारी माओ बहनों बहू बेटियों को दरवाजे तोड़कर उन्हें बेइज्जत किया है, वो काबिले मुआफी नहीं है। कानून के दायरे में रह के उन सबको जो है ना हम कोशिश करेंगे पूरी तरह उन्हें सजाएं दिलवाएं। मियाँ साहब ये फरमाइएगा कि आज फवाद चौधरी साहब और शहबाज गिल साहब ये फरमा रहे थे कि राना सनाउल्लाह अगर पंजाब में आते हैं तो उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है, तो क्या वाकई ऐसा है? जी, ये तो वही बता सकते हैं, क्योंकि मैं तो इस वक्त इस पोजीशन में नहीं हूँ कि कहूँ हाँ जी गिरफ्तारी के आर्डर हम जारी कर रहे हैं। लेकिन ये मैंने बता दिया आपको कि जो भी ब्यूरोक्रेट, पुलिस अफसरान या पॉलिटिकल लीडर जिन्होंने इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए हैं हमारे वर्कर्स के ऊपर, मेरा पड़ोसी एक नौजवान फैसल अब्बास जिसको इन्होंने धक्का देके शहीद किया दरिया रावी के ब्रिज से, तो ये नाकाबिले मुआफी है। हमारे पास वो सारी वीडियोस मौजूद हैं इनकी, जो जो कुछ ये करते रहे हैं। उन वीडियोस के अंदर जो हमारे पास सफिशिएंट एविडेंस जिसके खिलाफ भी होगा उसको हम प्रोसीड करने जा रहे हैं, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। मियाँ साहब, आप लोगों के इरादों से जिस तरह से अब वजारतें भी मिल गई हैं, नए अनाउंसमेंट्स भी हो रही हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के हवाले से इंक्वायरीज भी आप स्टार्ट करें, उससे तो ऐसे लग रहा है आप लोगों का लंबा प्लान है हुकूमत करने का, जल्दी इलेक्शन में जाने का, असेंबली डिसॉल्व करने का इरादा नहीं है? तो हम जब भी खान साहब एक इशारा करेंगे अगले मिनट में असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी, लेकिन असेंबली डिसॉल्व उसी शक्ल में करेंगे कि जबकि हमारा पर्पस जो है वो सर्व होता हुआ नजर आए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका महमूद रशीद साहब, थैंक यू सो मच। महमूद रशीद साहब की आपने गुफ्तगू सुनी और बहरहाल एक सियासी हमें नज़र आ रही है कि दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा कशीदगी बढ़ी हुई है, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि इस मसले का हल कैसे निकलेगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते, वापस आते ब्रेक के बाद कुछ बात करेंगे हम। मरीम नवाज़ साहिबा ने ताजरों की मुश्किलात का जिक्र किया ट्वीट के ज़रिए, और मिफ्ता इस्माइल साहब ने जो फिक्स टैक्स था बिजली के बिलों में उसको वापस लेने का ऐलान कर दिया है। तो क्या ये एक मेरिट पे फैसला था या सिर्फ ऑब्लाइज कर दिया गया, क्या वजह, बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। काफ़ी मईशत मुश्किल में थी और काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस इम्पोज किए गए ओवरऑल मुख्तलिफ सूरतों में आवाम के ऊपर। एक फ़िक्स टैक्स भी ताजरों पे लगाया गया था जो बिजली की जो बिल्स थे उनके अंदर आ रहा था, और उनके जो सेल है, जो उनका कारोबार की वुसअत है, उसके एतबार से वो फ़िक्स किया गया था।
ताजरों ने इस पर एहतजाज भी किया और उसके बाद मरीम नवाज़ साहिबा ने इस पर एक ट्वीट भी किया मिफ्ता इस्माइल साहब को मुखातिब करके कि इसको लुक आफ्टर करें मसले को। और उसके बाद हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने मुलाकात के लिए ताजिर रहनुमा नईम मीर साहब को अपने पास भी बुलाया। इस पर उनके मामला तय भी हुए और फाइनली ये टैक्स वापस ले लिया गया। इस जो एक्सरसाइज थी इसका मकसद क्या था और क्यों, आखिर वजह क्या है कि ताजिर हजरात पहले तो बहुत हद तक टैक्स नेट से ही बाहर थे, जो हैं वो भी टैक्स देने से गुरेजा क्यों रहते हैं, उसकी क्या वजह है, उनकी क्या मुश्किलात हैं, वो भी जानेंगे। इस वक्त नईम मीर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, ताजिर रहनुमा, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं और ज़ाहिर इमरान साहब और हिलाली साहब का भी कमेंट लूँगी। नईम मीर साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। पहले तो ये फरमाइए कि क्या मसला था आखिर फ़िक्स टैक्स देने में, जब सारी कौम टैक्स दे रही है तो आप लोगों के ऊपर अगर कारोबार के तनासुब से टैक्स लग जाए तो उसमें क्या हर्ज है? जी बिल्कुल, आप वजह फरमा रही हैं कि टैक्स देने में तो मसला कोई नहीं है, बल्कि टैक्स देना कौमी फरीज़ा है और इस कौमी फरीज़े को अदा करना जो है वो हर मुहब्बे वतन पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है। असल इशू ये नहीं था, असल इशू ये था कि ये टैक्स जो है ये बिजली के मीटर्स पे लगा था, ये टैक्स जो है ये बिजली की कंजम्पशन पे नहीं लगा था। अब वो मीटर्स जो कमर्शियल मीटर्स जो किसी गोदाम पे लगे हैं या किसी बंद दुकान पे लगे हैं और उन्होंने 2 यूनिट्स, 4 यूनिट्स, 10 यूनिट्स या 35 यूनिट्स सर्व किए हैं तो उन पर भी 6,000 रुपया महीना टैक्स लग गया था। यानी वो मीटर जो है उन पर बिजनेस एक्टिविटी जो है वो हो ही नहीं रही, लेकिन वो जस्ट लगे हुए हैं। तो हमने बड़ी दलील और मंतक के साथ अपनी बात हुकाम को समझाई और उसके नतीजे में उनको ये एहसास हुआ कि ये गलती हो गई है। क्यों? क्योंकि देखें, हमारे मुल्क का कानून कहता है कि 6 लाख रुपया सालाना आमदन टैक्स से एग्जम्प्ट है। अब 6 लाख रुपया सालाना आमदन अगर टैक्स से एग्जम्प्ट है तो मुझे ये बताएं कि पेंचर फरोश, पेंचर लगाने वाला, परचून फरोश, कोई धोबी, कोई कपड़े इस्त्री करने वाला, ये वो तमाम लोग हैं जिनके कमर्शियल मीटर्स लगे हुए हैं। तो अब इनकी तो इनकम जो है वो कानून के मुताबिक वैसे ही इतनी कम है कि ये टैक्सेबल है ही नहीं, तो इनको किस तरह छूट दी जाए। जब हमने ने कहा कि आपको ये चाहिए कि आप 300 यूनिट्स की छूट दें, जिस तरह आपका डोमेस्टिक कंज्यूमर है तो आप उसमें लाइफ लाइन कंज्यूमर्स का इंतखाब करते हैं कि पहले 100 यूनिट्स या पहले 150 यूनिट्स इस्तेमाल करने वाले बड़े छोटे और गरीब लोग हैं, दरमियाने लोग हैं, तो इनको जो है वो छूट मिलनी चाहिए, इनका यूनिट सस्ता होना चाहिए। बिल्कुल उसी तरह हमने ये छूट मांगी। जब हमने ये छूट मांगी तो उन्होंने जब अपनी कैलकुलेशन की तो उन्होंने ये बताया कि अगर 17 लाख जो है कराची को निकाल के मैं बता रहा हूँ, अगर 17 लाख कमर्शियल मीटर होल्डर्स हैं तो उसमें से 13 लाख तो वैसे ही निकल जाएंगे अगर वो 150 यूनिट्स भी जो है वो इस्तेमाल करने वाले को छोड़ दें। और ये 150 यूनिट्स इस्तेमाल करने वाले वो लोग हैं जिन पर फर्दर टैक्स भी लगा हुआ है, 17% बिजली की खरीदारी का सेल्स टैक्स भी लगा हुआ है, एक्स्ट्रा टैक्स भी लगा हुआ है और विद होल्डिंग टैक्स भी लगा हुआ है। यानी ये वो लोग हैं जो बहुत ज्यादा कमजोर तबका है ताजरों में और इन पर टैक्स लगाया जा रहा है और हमने उन्हें समझाया कि ये प्रोग्रेसिव टैक्सेशन नहीं है। मीर साहब ये फरमाइए कि आपने तो माशाल्लाह बड़ी मुदल्लल अंदाज में ये समझा दिया कि बहुत ही मजलूम तबका हमारा ताजिर तबका, इससे ज़्यादा मजलूम तो है नहीं। वैसे भी मुहर्रम है आजकल, ज़्यादा आपको पता है लोगों के दिल भी ज़रा नरम हुए होते हैं। गुजारिश सिर्फ इतनी है कि आप ये बताएं कि पहले ताजरों का अपना ही ये मुतालबा था कि फ़िक्स टैक्स लगा दिया जाए। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वाकई ही बहुत सारे ताजर ऐसे हैं जिनकी आमदनी 50,000 रुपये महाना से कम है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जिन लोगों का आपने जिक्र किया, पंचर वाले, परचून वाले, उनमें बहुत कम लोग ऐसे हैं जो 50,000 से कम महाना कमाते हैं। पंचर वाला आपको पता अब एक पंचर के कितने पैसे लेता है, और आपको ये भी पता बड़े अच्छे अंदाज में मेरे से ज़्यादा कि उसको कास्ट उस पर कितनी आती है। तो दिन में कोई आप जो पेट्रोल पंप्स के साथ, हाँ गली मोहल्ले में कोई साइकिल पंचर वाला हो तो मैं मानने को तैयार हूँ कि उसकी महाना आमदनी 50,000 से कम होगी। जो पंचर वाला अगर पेट्रोल पंप वाले को महीने का लाख रुपए दे सकता है अपना किराया, तो क्या आप समझते हैं कि लाख रुपए किराया देने वाला उस अड्डे का 50,000 महीना नहीं कमाता होगा? मैं तो ये बात मानने को तैयार नहीं हूँ। आप सिर्फ ये बता दें कि मामला ये है कि ताजर हमारा टैक्स देना क्यों नहीं चाहता।
जी बात यह है कि आपकी बात पार्शली दुरुस्त है। अगर मैं इसी नुक्ते को लेके आगे बढ़ूं तो इन्होंने बिजली के बिलों पे सेल्स टैक्स लगा दिया था। अब सेल्स टैक्स जो है ये एडजस्टेबल नहीं है और ये कह रहे थे कि ये एडजस्ट नहीं होगा, जबकि सेल्स टैक्स रिटेलर्स पर वैसे ही नहीं लग सकता, क्योंकि जब आप कोई चीज़ खरीदते हैं, वो इंपोर्टर से खरीदते हैं या मैन्युफैक्चरर से खरीदते हैं, तो एट सोर्स आपका 17% और अगर आप अनरजिस्टर्ड हैं तो आपका 20%, यानी 17 जमा 3 फर्दर टैक्स आप वहाँ अदा करते हैं और अपनी तमाम जिम्मेदारियाँ पूरी करने के बाद खरीदा हुआ माल अपनी दुकान पे लाते हैं और आप माल बेचते हैं। तो हमने कहा कि पहले तो इसकी ब्रैकेट चेंज करें कि ये सेल्स टैक्स नहीं है, ये इनकम टैक्स होगा। और फिर जब हमने इसको ये कहा कि ये टैक्स है तो ये एडजस्टेबल होना चाहिए, यानी अगर कोई शख्स अपनी रिटर्न जमा करवाता है, वो कहता है कि मैं नॉर्मल रजीम में अपना टैक्स देना चाहता हूँ, अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जमा करवाना चाहता हूँ और मुझ पर अगर साल का 5,000 10,000 टैक्स बनता है तो मैं 36,000 नहीं देना चलिए, चाहता। आप लोग तो इतना बार्गेन भी कर लेते हैं, फिर भी खुशकिस्मत हैं। सैलरीड क्लास से तो कोई पूछता ही नहीं है, जितना फिक्स हो जाता है वहीं पे हो जाता है। लेकिन लाली साहब का कमेंट लूंगी। लाली साहब, आप समझते हैं ये जस्टिफाइड एक्ट है? सर देखिए, हर आदमी इस मुल्क में कोशिश करता है कम से कम टैक्स पे करे और जो भी वो आर्ग्यूमेंट्स रिड्यूस करता है वो करता है। कुछ आर्ग्यूमेंट्स डोंट होल्ड वाटर, इनके कुछ आर्ग्यूमेंट्स जो हैं बिल्कुल गलत हैं, कुछ हैं जो बिल्कुल जायज़ हैं। मगर मैं एक कुछ और चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ। ये मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस किस किस्म का बंदा है? ये 3% टैक्स लेके 40% ले जाता है और फिर कहता है सॉरी सॉरी सॉरी, फिर 15% पे आ जाता है। इसके क्या किस्म के फैसले हैं भाई? आप ये हैरान नहीं होती हैं कि क्यों पूरी दुनिया कॉन्फिडेंस हमारे मुल्क के इकोनॉमिक हैंडलिंग में ख़त्म हो गया है? इसलिए कि इस किस्म के लोग हैं। माय गॉड, मैं तो और फिर ये भी लोग बात कर रहे हैं कि मरियम नवाज साहिबा उधर बैठा हुआ है, इसमें इंटरवीन कर रही हैं, जो फाइनेंस के मामलात हैं उन्होंने क्यों। और फिर पहले तो ये तनकीद होती थी कि व्हाट्सएप पे हुकूमतें चलाई जा रही हैं, अब क्या ट्विटर पे हुकूमतें चलाई जाएंगी कि जो कोई ट्वीट आएगा उसको जी। अब सुन लें, अब ये सुन लें, ये तासुर बिल्कुल गलत है। ये तासुर बिल्कुल गलत है कि मरियम नवाज के ट्वीट पे ये हुआ ये है कि मुफ्ता इस्माइल साहब से कराची के ताजर जो हैं उन्होंने भी मुलाकात की, उनसे चैम्बर वालों ने भी मुलाकात की, फिर मुख्तलिफ जो फेडरल चैम्बर हैं उनके अहदेदारों ने भी उनसे बात की, सब लोग, नईम मीर साहब ने भी इसके लिए बड़ी कोशिश की और पूरे पाकिस्तान के ताजरों ने उनसे जो मुलाकातें की, अपनी गुजारिशात की, तो उसके बाद ये मामला हुआ। लेकिन क्योंकि मरियम नवाज का भी एक वो ट्वीट आ गया तो लोग उससे पहले भी एक दफ़ा ये हुआ था ना कि एक सहाफ़ी की जानिब से ये ट्वीट किया गया जब बैन किया गया था इंपोर्टेड अशिया को कि भाई वो जानवरों की जो बाहर से खुराक आती है उसको अनबैन किया जाए। तो उस पर भी मरियम नवाज साहिबा का ट्वीट आया कि हाँ जी बिल्कुल उसके ऊपर होना चाहिए और फिर हमने देखा कि वो बैन अपलिफ्ट कर दिया गया। तो इसलिए भी बहुत सारी चीज़ों में ऐसा तासुर मिलता है कि वो जैसे कोई हिदायत जारी कर रही हैं कि चलें जी मिफ्ता साहब देखें इसको ज़रा, इस तरीके का जो एक कॉन्सेप्ट है वो फिर डेवलप हो। असल बात ये है कि देखें ना, ये एक कल्चर तो हमारा है, हमारी बदनसीबी है कि जो लीडर हैं वो इस तरह के कल्चर को प्रमोट करते हैं। आपने नहीं देखा कि इमरान खान साहब जब पंजाब में आए तो किस कुर्सी पे बैठे मैं तो पहले ये बात कर रही हूँ कि पहले जी पंजाब का पूरा सूबा कहा जाता था चलता ही व्हाट्सएप। मैं यही कह रहा हूँ ना, ये हमारे यहाँ एक अलमिया है कि पार्टी के जो लीडर होते हैं वो उस तरह से समझते हैं कि पार्टी और मुल्क उनका ज़र खलीद है और उन्होंने जो कहना है उसी पे हो, चाहे कोई वजीर आजम हो या वजीर खजाना उनकी बात या वजीर आला उनकी बात क्यों नहीं मानते। चलिए, लेकिन बहरहाल ज़रूरी ये है कि अगर मईशत को कम बुनियादों पर इस्तवार करना है तो टैक्स नेट को बढ़ाया जाए और जो ताजर जो हैं बड़े बड़े उनको भी टैक्स में लाया जाए और ख़ुद भी लोग इसके ऊपर जिम्मेदारी का सबूत दें। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा।